बैक फ्रेंड्स, एनसीईआरटी एमसीक्यू ज्योग्राफी सीरीज। हम लोग इस क्रम में फ्रेंड्स कोशिश कर रहे हैं कि भूगोल शास्त्र एनसीईआरटी की जो डिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है फ्रॉम क्लास 6 to 12 उसको कवर करें। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कक्षा 6 तो पूरी कर ली थी, अब बारी आती है कक्षा 7 की। तो कक्षा 7 अध्याय पहला पर्यावरण, इसके ऊपर हम लोग आज से एमसीक्यू करना शुरू करेंगे। दिस इज योर पहला अध्याय, ठीक है। आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से। पहला सवाल, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। हमारे आसपास की हर चीज जिसमें स्थान, लोग और चीजें शामिल हैं एक पर्यावरण का निर्माण करती है। सही बात है। इट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। सही बात है। द वर्ड इन्वायरमेंट हैज फ्रेंच ओरिजिन, फ्रांसीसी मूल का है। सही बात है। एनवायरन्स नाम का एक फ्रांसीसी शब्द होता है, वहीं से ये वर्ड आता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गए आपके ऑल थ्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है यहाँ पर ये वाला फोटो। ये फोटो फ्रेंड्स मैंने सीधा एनसीईआरटी बुक से ही ली है। इस फोटो को फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस पे बेस मैंने कुछ और क्वेश्चन भी बनाए हैं। यहाँ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज जानना है कि इन्वायरमेंट के तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है नेचुरल, प्राकृतिक, एक होता है ह्यूमन यानी कि मानवीय, एक होता है ह्यूमन मेड यानी कि मानव रचित। आप इनके कंपोनेंट्स के फर्दर डायमेंशंस को प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बहुत लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट के तीन डायमेंशन, नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल का मतलब क्या? लाइक लैंड, लिथोस्फेयर, लिविंग थिंग्स, बायोस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर, एयर, एटमॉस्फेयर। बस कंफ्यूजन पता है कहाँ होती है? ह्यूमन और ह्यूमन मेड के बीच में। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल हो गया, कोई एक पर्सन ह्यूमन है। ग्रुप ऑफ पीपल फैमिली है। ग्रुप ऑफ फैमिलीज कम्युनिटी है। ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज रिलीजन है। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक एजुकेशनल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, ये सारे के सारे आपके ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। ह्यूमन मेड क्या होता है? ह्यूमन मेड का मतलब जिसको इंसान ने बनाया हो अपने हाथों से और वो एक फिजिकल फॉर्म में हो, जैसे कि ब्रिजेस, पार्क्स, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज। अब यहाँ डाउट ये होता है फ्रेंड्स कि ह्यूमन और ह्यूमन मेड के बीच में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? लोग कहते हैं कि सर ह्यूमन मेड का मतलब वही ना इसको इंसान ने बनाया है, धर्म कर्म ये सब इंसान नहीं बनाया है, इसको ह्यूमन मेड क्यों नहीं कर सकते? देखिए, ह्यूमन मेड का मतलब होता है जो फिजिकली जिसको आप टच कर सके, टेंजिबल एसेट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन मेड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स दूसरे सवाल के ऊपर। पर्यावरण के परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करें। यह मनुष्य की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण बदल रहा है। सही बात है। मनुष्य अपनी बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्यावरण को संशोधित करता है और कभी-कभी नष्ट भी कर देता है। बिल्कुल सही। सवाल यह कौन से सही नहीं है? इधर ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य पर्यावरण को नष्ट भी कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स आपके सामने एक मैंने वेब टाइप इमेज बनाया है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं अपने पर्यावरण में। क्लाइमेट चेंज की कई बार बात करते हैं, हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट इसके अलावा और क्या हो रहा है? वाटर क्वालिटी खराब हो रही है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, लैंड की क्वालिटी भी खराब हो रही है। कई बार आप देखेंगे कि लैंडफिल्स, दिल्ली में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दिल्ली के आसपास जो डंपिंग साइट्स है जहां पे कचड़े को डंप किया जाता है, वो इतने बड़े हो गए हैं कि देख कर लगता है कि माउंट एवरेस्ट खड़ा है। पहाड़ बन गए हैं कचड़ों के। ठीक है। ओजोन डिप्लीशन आप सभी लोगों को पता है फ्रेंड्स, ओजोन होल के बारे में। हालांकि हम लोगों ने इसको बहुत हद तक कॉम्बैट कर लिया, हमने बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर लिया है। ओजोन डिप्लीशन के ऊपर जो वैश्विक समुदाय है, ग्लोबल कम्युनिटी, इसने जो एक्शंस लिए वो वाकई में सराहनीय है। वो दिखाते हैं कि अगर वैश्विक समुदाय ये सोच ले कि हमें कोई कदम उठाना है तो पूरी दुनिया कैसे मिलकर एक बहुत बड़े मुसीबत का भी सामना कर सकती है। इसके अलावा आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, ऑयल, कोल वगैरह इन सबका डिप्लीशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है। फ्रेंड्स आप लोग छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूं मैं, आप लोग जरा इसके बारे में पढ़ के आइएगा प्लीज। 6th
मास एक्सटिंक्शन। प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और ये ऐसा छठी बार हो रहा है कि बहुत ज्यादा संख्या में प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा इस बारे में पढ़ें, ठीक है। आइए अगले सवाल के ऊपर आइए। तीसरा सवाल सॉरी। कौन सा पर्यावरण का मुख्य घटक है? प्राकृतिक, मानव निर्मित या मानव? आप लोगों ने जस्ट देखा, ऑल थ्री आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। फिर से आपके सामने सेम फोटो मैंने लगाई है, सिंपल सवाल है। नेक्स्ट आइए, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर ओनली। सुन के तो स्टेटमेंट सही लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, ओनली, केवल। यूपीएससी माइंडसेट क्या बोलेगा? ये स्टेटमेंट गलत है। अब आपको याद होगा फ्रेंड्स, मैंने जो आपको फोटो दिखाई थी उसमें नेचुरल में 4 कंपोनेंट्स थे, लैंड, एयर, वाटर एंड बायोस्फीयर। तो यस, ये स्टेटमेंट आपका सर्टेनली रॉन्ग है। कम्युनिटी एंड रिलीजन आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ध्यान दीजिएगा, मेड एनवायरनमेंट, नो, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट ओनली। नेक्स्ट स्टेटमेंट, पॉलिटिकल सिचुएशन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट में आपका पॉलिटिकल सिचुएशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब कुछ आता है। ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। Which of the following are not correct? All of the above are not correct. Again आंसर सेम है आपका, बिकॉज सॉरी आंसर नहीं, आपके सामने फोटो सेम है बिकॉज यही वो फोटो है जिसमें कि एनसीईआरटी ने इस चैप्टर का बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपा कर रखा है। इस फोटो को फ्रेंड्स आप लोग प्लीज बार बार देखें। और मैं आप लोगों को अगेन एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आप लोग मैप्स बनाने की कोशिश करते हैं वैसे ही ज्योग्राफी में भी ना फ्रेंड्स आप लोग कोशिश करें, ये किसी भी सब्जेक्ट में कोशिश करें आप लोग कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को आप लोग किसी इंफोग्राफिक के थ्रू दिखा सकें। 1 मिनट का वक्त लूंगा आपका बस। कोई भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की मुख्य परीक्षा हो फ्रेंड्स, उसमें हमेशा एक बात के ऊपर कई बार मैं जोर देता हूं बच्चों को, आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए फ्रेंड्स कि आप वर्ड लिमिट में रहते हुए और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा नॉलेज दिखा सकें। अब जैसे आपके सामने जो ये फोटो है, इस फोटो में आप देखिए आपने कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बहुत कम शब्दों में दिखा दी है। अगर आप शब्दों की संख्या काउंट करेंगे ना, अगर आप काउंट करें हार्डली इसमें 30-35 शब्द होंगे, लेकिन आपने सिर्फ इस फोटो के थ्रू, सिर्फ इस डायग्राम के थ्रू आप समझिए ब्रॉडली आपने 300-400 शब्दों का काम कर दिया। ये सब बनाने के मार्क्स मिलते हैं मेन एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि आप अपनी बात को कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से और किसी इंफोग्राफिक या फोटो के थ्रू दिखाएंगे ना, एग्जामिनर को ये चीज समझ में आएगी कि आपको ना सिर्फ ज्ञान प्राप्त है बल्कि आपको ये पता है कि ज्ञान को प्रदर्शित कैसे करते हैं और कैसे एक झलक में ही आप बहुत सारी चीजों को दिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मुख्य परीक्षा जो होती है उसकी प्रिपरेशन में साइड बाय साइड चलती है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि नहीं पहले आप प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी कर लो और उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी करना, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी भी प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही शुरू करनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत में आप बिल्कुल प्रीलिम्स फोकस रहें, फिर धीरे धीरे मेंस पे अपना फोकस बढ़ाना शुरू करें, बट साइड बाय साइड चलना चाहिए। अगले सवाल के ऊपर आइए। जैविक और अजैविक स्थितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। जैविक स्थितियों में सभी निर्जीव तत्व शामिल हैं। बायोटिक कंडीशंस इंक्लूड और नॉन लिविंग एलिमेंट्स। गलत बात, क्योंकि बायोटिक में आपका लिविंग आना चाहिए, नॉट नॉन। एबायोटिक कंडीशंस इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। गलत बात। लैंड इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट। जरा ध्यान दीजिएगा, लैंड इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट। कई बार होता क्या है ना फ्रेंड्स कि जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हुए ना आप पढ़ेंगे नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट, माइंड आपका समझेगा नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट। इससे आपको बचना है। ये गलती भी कई बच्चे करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, एमसीक्यूज के टाइम पे। प्रेशर जब भी आपके माइंड के ऊपर आएगा, गलती होनी लाजमी है। ये मैं आपको बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ फ्रेंड्स। प्रेशर आपके माइंड पे नहीं आना चाहिए। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, एग्जाम देने जा रहे हैं, सुबह फ्रेश मन से उठना, खुश होकर जाना है।
अगर आप अपने माइंड पर ज्यादा प्रेशर देंगे ना, जैसे कई बार बच्चे क्या होता है ट्रेन में भी पढ़ रहे हैं, बस में भी पढ़ रहे हैं, ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, एग्जाम सेंटर में पढ़ते हुए जा रहे हैं, एडमिट कार्ड कहीं गिर रहा है, रोल नंबर का पता नहीं, बुक्स खोल के पढ़ रहे हैं सेंटर के बाहर, एग्जाम खत्म होने के बाद बुक्स खोल के देख रहे हैं कि आंसर सही था गलत था। देखिए सीरियस होना अच्छी बात है, एग्जामिनेशन के लिए सीरियस होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन के दिन थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड तो होना चाहिए, इतना भी सीरियस ना हो जाए कि आपका माइंड ही काम करना बंद कर दे। ठीक है, इस तरह की गलतियां नॉर्मली होती है जब आपका माइंड बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, आपके आंखों के सामने लिखा कुछ और है, आप पढ़ेंगे कुछ और। ठीक है, तो लैंड इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट, तो सवाल ये कह रहा है कि लैंड इज एन एबायोटिक कंपोनेंट, लैंड जो है अजैविक है। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे, इसको मैं भी रोक कर रखता हूं, मुझे खुद डाउटफुल लग रहा है, मैं देखता हूं आगे क्या है। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूट अ नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो सवाल कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो 1 और 2 तो आपके ऑप्शंस में आ नहीं सकते। अब देखिए मैं फंस गया, क्योंकि 3 एंड 4 और 3 ओनली ऑप्शन। ठीक है, अब आप कैसे अप्रोच करेंगे, आपका ये पूरा सवाल, आपके पूरे के पूरे 2 मार्क्स डिपेंड करते हैं कि क्या आपको इस स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन सही से करना आता है कि नहीं आता। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे डाउट क्यों हो रहा है, यहाँ पे डाउट इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स कि जो लैंड है ना, उसको बोला जा रहा है कि वो एबायोटिक कंपोनेंट है, यानी कि अजैविक है। ठीक है, डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि लैंड के अंदर इतने सारे माइक्रोब्स भी होते हैं, लैंड के अंदर ही प्लांट के रूट्स भी होते हैं, लैंड के अंदर ही कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो लैंड शुड बी अ बायोटिक कंपोनेंट। लेकिन लैंड का जो डेफिनेशन है फ्रेंड्स, अगर आप उसको क्लियरली देखेंगे ना, इट डज नॉट इंक्लूड द बायोस्फीयर। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, कई बार ऐसा बच्चे कर जाते हैं गलती। अगर आप फिर से वापस आए कि फोटो के ऊपर आप देखिए, नेचुरल में आप देखिए एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, लैंड, लिथोस्फीयर, लिविंग थिंग्स को अलग रखा गया है, दे ऑल आर बायोस्फीयर। तो लैंड के अंदर का माइक्रोब, पानी में तैरने वाली मछली या हवा में उड़ने वाले कीटाणु, वो सारे के सारे बायोस्फीयर में आते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर और लैंड। ठीक है, इसका मतलब कि जो लैंड हुआ ना आपका, दैट इज एबायोटिक, दैट इज एबायोटिक। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर करेक्ट। समझ में आया कैसे अप्रोच किया इस क्वेश्चन को, बोथ आर करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, लैंड इज अ प्योरली एबायोटिक एलिमेंट, इसीलिए क्योंकि जो भी लिविंग चीज रहती भी है लैंड के अंदर, वो तो आपका बायोस्फीयर का पार्ट हो गया, फिर बचा क्या, नॉन लिविंग थिंग्स, एबायोटिक। फ्रेंड्स आपके सामने अगेन ये एनसीईआरटी बुक से ही लिया हुआ एक स्क्रीनशॉट है, सिंपल सा डेफिनेशन और कुछ नहीं है। बायोटिक और एबायोटिक के बीच का एक डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स में क्या काउंट होते हैं, इवन स्मॉलेस्ट ऑफ बैक्टीरिया, इवन स्मॉलेस्ट ऑफ माइक्रोब्स जरूर काउंट होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में आपके बाकी सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा जीके का सवाल, ये आपके लिए एक छोटा सा डाउट, क्या कोई ऐसी चीज है दुनिया में, इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग इन दोनों के बीच में बॉर्डर लाइन पे आती हो। बैक्टीरिया लिविंग है, मैं आप लिविंग है, सॉइल नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, क्या कोई ऐसी चीज है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आती हो। सोचिएगा, अपने नोट्स में ऐड करिएगा कि किस चीज को बोला जाता है कि वो लिविंग नॉन लिविंग के बिल्कुल बीच में बॉर्डर लाइन पे आता है। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। लिथोस्फेयर में वैलीज हो सकते हैं, करेक्ट। एटमॉस्फेयर में गैसेस हो सकते हैं, करेक्ट। हाइड्रोस्फेयर वाटर वेपर, नो, वाटर वेपर आपका एटमॉस्फेयर में आता है, रॉन्ग। बायोस्फेयर प्लांट्स बिल्कुल हो सकते हैं, करेक्ट। कह रहा इनकरेक्ट कौन से हैं, ओनली ऑप्शन नंबर। देखिए यहां भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर होता है,
लोगों को लगता है तो हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट होगा ना, क्योंकि वाटर इन इट्स ऑल फॉर्म बोलते हैं हम लोग। नहीं, वाटर वेपर जो है फ्रेंड्स वो एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है, क्योंकि वाटर वेपर इज अ गैस। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में आपका आइस, ग्लेशियर, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, सी वाटर, हर तरह का वाटर आएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। आइए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं हम लोग। इट इज वन ऑफ द फोर डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। द डोमेन इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, थिन लेयर ऑफ सॉइल, इरेगुलर सरफेस वगैरह वगैरह। कौन सा है उनमें से? एकदम क्लियर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। लिथोस्फीयर इज द वन ऑफ द फोर डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्या होते हैं बाकी तीन डोमेन? हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। वही ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आपको। लिथोस्फीयर का जो डेफिनेशन है, जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है, उसी का स्क्रीनशॉट लिया गया है। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करें। एटमॉस्फेयर इज अ थिक लेयर। कुछ याद आया? इट इज नॉट थिक, इट इज थिन लेयर ऑफ एयर। ये स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग। एटमॉस्फेयर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ डस्ट। यहां पे भी लोगों को बहुत डाउट आता है कि सर वाटर वेपर आपने बोला कि सर एटमॉस्फेयर में हाइड्रोस्फेयर का पार्ट नहीं मान लिया, डस्ट ये तो लिथोस्फेयर का पार्ट होना चाहिए था, क्योंकि डस्ट तो धरती की सतह से ही उठता है। गलत बात, डस्ट आपका हवा में हमेशा फैलता रहता है। डस्ट को हम लोग हमेशा एटमॉस्फेयर का ही पार्ट मानते हैं। तो डस्ट, वाटर वेपर एंड गैसेस, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ओनली। तो सॉरी, ये स्टेटमेंट कह रहा है डज नॉट कंसिस्ट ऑफ डस्ट, तो ये स्टेटमेंट आपका भले ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। सही बात है, एटमॉस्फेयर आपका अल्ट्रा वॉयलेट रेज को रोक के रखता है। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है फ्रेंड्स, कि अल्ट्रा वॉयलेट रेज में भी तीन तरह के होते हैं, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। आप लोग इसको चाहें तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अरेंज करें कि सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी किसकी होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसका वेवलेंथ कम होगा। एनीवे, स्टेटमेंट आपका सही है। चेंजेस इन वेदर प्रोड्यूस चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, करेक्ट बात है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका नॉट करेक्ट है वो बताएं। तो आपका 1 एंड 2। ओके, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, इट मींस कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। सॉरी, इसको फिर से देखते हैं। कह रहा विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, बिकॉज उसमें थिन लेयर होना चाहिए। तो आपके आंसर में 1 तो आना चाहिए था। ठीक है, 1 आएगा तो फिर 4 भी आएगा। 4 स्टेटमेंट में लगता है गड़बड़ी हुई है। चेंजेस इन वेदर प्रोड्यूस चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। ओके, एक्चुअली ये स्टेटमेंट रिवर्स होना चाहिए था, चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे लिखे वैसे लिखें, दोनों स्टेटमेंट सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस को देखकर ये लगता है कि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चेंजेस इन एटमॉस्फेयर विल प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर, लेकिन ऐसा नहीं है। चेंजेस ऑफ वेदर कैन ऑल्सो प्रोड्यूस चेंजेस इन एटमॉस्फेयर, बट क्योंकि हमें सही ऑप्शन को टिक करना है, तो हम लोग इसमें ऑप्शन में आपका 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी जगहों पे कई बार ऐसा होता है एमसीक्यूज में, आप, मुझे भी काफी एक्सपीरियंस है, बट स्टिल कहीं कहीं पे इस तरह के क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जहां पर कि आपका इंटरप्रिटेशन का सवाल उठ जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने रखे हैं इसमें। ये बेसिकली आपको ये बताने के लिए कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। जैसे अगर आप इसी क्वेश्चन को फिर से देखें, मैं इसमें से नॉट करेक्ट में 1 एंड 2 वाले ऑप्शन को टिक करता, यानी कि इसको टिक करता। इनफैक्ट अगर मैं शुरू से देखता आ रहा होता क्या स्टेटमेंट और क्या ऑप्शन टिक करना है, मे बी सेकेंड स्टेटमेंट तक आते आते मुझे मेरा आंसर ही मिल चुका होता। बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, यू शुड रीड ऑल द स्टेटमेंट्स फर्स्ट। ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हो सकता है किसी स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन जो आप सोच रहे हैं वो एग्जामिनर या एनसीईआरटी या क्वेश्चन पेपर जिसने सेट किया वो नहीं सोच रहा। कोई बात नहीं, वहां पे भी आपको सफिशिएंट मार्जिन मिलेगा इन एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑल्सो, कि आप गलत ऑप्शन को टिक ना करें। ठीक है, देखिए, अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज होता है उसकी वजह से मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे
मान लीजिए एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर लो प्रेशर का एक फ्रंट बन गया, साइक्लोन बनेगा। सही बात है, साइक्लोन बनेगा तो वेदर में बारिश होगी। अब जब बारिश होगी इसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि साइक्लोन डिसिपेट कर जाएगा। सो चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन वेदर व्हिच अगेन प्रोड्यूस चेंज इन एटमॉस्फेयर व्हिच विल अगेन प्रोड्यूस अ चेंज इन वेदर एंड दिस साइकिल विल गो ऑन लाइक दिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू नहीं है बट हाँ एक हद तक ट्रू तो ये है। बट ठीक है, हमें ऑप्शन टिक करना है, विल गो बाय ऑप्शन सी। आपके सामने फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर क्या है उसका एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लिया गया है। एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। ठीक है, एंड द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करें। डोमेन ऑफ वाटर इज कॉल्ड बायोस्फीयर, गलत बात। द हाइड्रोस्फीयर इज नॉट मेड अप ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, सही बात, क्योंकि प्लांट एनिमल किंगडम जो है सो आपका बायोस्फीयर बनाएगा। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो टू ओनली। एक्चुअली हमने यहाँ पे बायो और हाइड्रो को आपस में एक्सचेंज कर दिया था। ठीक है, बायोस्फीयर में आपका प्लांट एनिमल किंगडम दोनों आएंगे। इट इज सिंपली अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर and air interact with each other to support life. So all life is a part of biosphere. No life is a part of hydrosphere or atmosphere or lithosphere. Next आइए फ्रेंड्स, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करें। सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन, परस्पर क्रिया जो होती है जीवित जीवों के बीच में, सिर्फ उनके बेसिस पे ही इकोसिस्टम बनता है, गलत बात। ओनली वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह के वर्ड्स ही फ्रेंड्स आपके कीवर्ड्स होते हैं प्रीलिम्स में ऑप्शंस को टिक या अनटिक करने के लिए। नॉर्मली ओनली वर्ड लिखा हुआ तो गलत होगा ऐसा मान के चलते हैं, ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट के माइंड में ही बात होती है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान से पढ़ें। इकोसिस्टम में आपका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आते हैं। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट डज नॉट इंक्लूड देयर इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट, गलत बात। इट इंक्लूड्स देयर इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट। There is transfer of energy and material within the system, correct. It can be as large as a forest or as small as a branch of a tree, correct. Correct statements are 3 and 4 only. सिंपल है, इकोसिस्टम के बारे में कह रहा है। इकोसिस्टम जो है फ्रेंड्स आपका, अगर आप देखें एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसके बारे में, सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिंक्ड बाय एनर्जी एंड मटेरियल, लिंक्ड बाय एनर्जी एंड मटेरियल। तो फ्रेंड्स इकोसिस्टम जो उसमें आपका लिविंग थिंग्स में आएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगे, उनके आपस का सारा इंटरैक्शन वेदर इट इज थ्रू एनर्जी और मटेरियल, ऊर्जा या पदार्थ, दोनों चीजें आएंगी। जैसे अगर आप एक पॉन्ड को देखें अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिविंग थिंग्स है लाइक फिश, क्रैब, टॉर्टोइस, नॉन लिविंग थिंग्स है लाइक प्लांट्स, वीड्स एटसेट्रा, वाटर। उनके बीच में आपस में केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, फिजिकल रिएक्शन भी हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी हो रहा है। सो हेंस इट इज अ इकोसिस्टम। आपके सामने फ्रेंड्स अगेन एक छोटा सा फोटो है, आप देख सकते हैं इकोसिस्टम क्या चीज होती है। ठीक है, इकोसिस्टम बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट, बहुत बड़ा डेजर्ट भी हो सकता है, या फिर पेड़ की एक छोटी सी टहनी भी अपने आप में इकोसिस्टम है। ठीक है, इवन पानी का एक ड्रॉप अगर आप देखें, वन सिंपल वाटर ड्रॉप इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर विच इज नॉन लिविंग थिंग, इसमें लिविंग थिंग्स क्या है? छोटे माइक्रोब्स हो सकते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम ये मतलब होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र का उदाहरण है? पहाड़, झील, रेगिस्तान, तालाब, सारे ही हैं। जब एक पानी का बूंद हो सकता है पारितंत्र, तो फिर ये चार क्यों नहीं हो सकते? तो बिल्कुल हो सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। सिंपल सवाल लेकिन पता होना चाहिए। इन दिस इकोसिस्टम देयर इज हार्डली एनी रेन, वाटर इज स्कैर्स, कीकड़ और सैंड दिखता है, कैमल, स्नेक, लिजर्ड, इंसेक्ट दिखते हैं। ये क्या होगा? सिंपली डेजर्ट। क्यों? कीकड़ का जो पेड़ होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका ड्राई ट्री होता है, ये सिर्फ ड्राई लैंड्स में हो सकता है। तो ये पॉन्ड, रिवर, लेक इन तीनों में तो हो ही नहीं सकता। बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स। Which of the following is not a natural ecosystem? Aquarium,
बिकॉज डेजर्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन भगवान ने बनाया, आपने एक्वेरियम बनाया, आपने जो बनाया वो नेचुरल नहीं कहते, वो सब आपका ह्यूमन मेड हो जाता है, तो नेचुरल नहीं है, वो होगा आपका एक्वेरियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों के ऊपर विचार करें। जैसलमेर सैंड एंड कीकड़, ये बात है, जस्ट बताया आपको मैंने। केरला लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट, ये बात है। मिजोरम हिल्स एंड लेक्स, बात है। करेक्टली मैच्ड ऑल ऑफ देम, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। सिंपल है फ्रेंड्स। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। गलत, ये सिर्फ 5 जून को मनाया जाता है एवरी ईयर। ठीक है, बार्टर सिस्टम इज अ फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम, नो, ये तो आपका एक इकोनॉमिक एक्सचेंज करने का सिस्टम है, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम। जो द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये भी गलत, ये भी गलत, तो नीदर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। एनसीईआरटी में दे रखा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और बार्टर सिस्टम, इसीलिए इसको यहाँ पे क्वेश्चन को बनाया गया। ठीक है, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस क्लास, चैप्टर 7, सॉरी क्लास 7 चैप्टर 1, क्लास 7 चैप्टर 1 एनवायरनमेंट को हम लोगों ने कवर किया है फ्रेंड्स। इसमें हम लोगों को अगेन मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, ह्यूमन, ह्यूमन मेड एंड नेचुरल। आपको पता होना चाहिए कौन सा कंपोनेंट के फर्दर डायमेंशंस क्या होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी बायोटिक कंपोनेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, वाटर, वेपर और डस्ट एटमॉस्फेयर का पार्ट होते हैं। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ गैस। ये पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको बिल्कुल याद होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर दैट वी डिस्कस टुडे। अब आप लोगों से अनुरोध क्या है फ्रेंड्स, अनुरोध ये है कि आप लोग इस चैप्टर को ठीक से पढ़ें, जिस पॉइंट पे आपको दिक्कत हो रही है उन पॉइंट्स को नोट डाउन करें, उसको अपने नोट्स में ऐड करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसी को बार बार रिवाइज करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्लास में मिलेंगे, तो कक्षा 7 की दूसरी अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।